अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़गुल और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। और आप नाज़रीन, आज जिस शख्सियात हमारे साथ शामिल प्रोग्राम हैं उनके बारे में अगर ये कहूँ कि उन्होंने हमेशा अपनी ड्यूटी को, अपने फ़र्ज़ को बखूबी एहसन तरीके से निभाने की कोशिश की है तो दो राय ना होगी इसमें। मैं बात कर रही हूँ CPO सादिक अली डोगर की और YCDO के जो ओनर हैं राना ज़हीर बाबर की। इन्होंने हालिया में एक ऐसा इकदाम लिया है जो अपनी मिसाल आप है। नशे के आदी मुजरिम लोगों के लिए इन्होंने एक इदारे की बुनियाद डाली है। नशे के आदी जो मुजरिम लोग हैं, वैसे तो कई इदारे, फाउंडेशन और वेलफेयर इनके लिए काम कर रही हैं, लेकिन ये जिस तर्ज पर मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं वो हम CPO सादिक अली डोगर से भी बात करेंगे और राना ज़हीर बाबर से भी बात करेंगे कि इसकी जो इनफरादियत है वो क्या है, यहाँ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। जी हाँ जी, बिल्कुल जिस तरह से मैंने अभी बात की, पुलिस एंड YCDO रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं और राना ज़हीर बाबर जिनकी ऑलरेडी 14 ब्रांचेस मुल्तान में और गिरदोनवा में काम कर रही हैं। राना ज़हीर बाबर जो कि YCDO के फाउंडर हैं और YCDO के हवाले से वो शहरियों की, आवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं, अमले खैर में मसरूफ़ हैं। और इसी हवाले से आज इस सेंटर के हवाले से इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं, जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से किया जा रहा है और जो एडिक्शन यहाँ पे पेशेंट है उनका क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं राना ज़हीर बाबर साहब। इनसे बात करते हैं इस हॉस्पिटल के हवाले से, इस इदारे के हवाले से कि यहाँ पे सहूलियात कौन कौन सी दी जा रही हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। गो के YCDO खिदमत इंसानियत का बहुत बड़ा काम कर रहा था यहाँ पर। जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ के हवाले से बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं, तकरीबन 13-14 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इसी तरह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमारे चल रहे हैं, बेवा ख़वातीन को राशन दिया जा रहा है। YCDO किचन के ज़रिए 3-4 हज़ार लोग रोज़ाना खाना खा रहे हैं। और ये जो एडिक्ट्स का एक ख्वाब था, ये बहुत पुराना था, लेकिन क्योंकि एक बड़ा मुश्किल काम था तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बेसिकली इस काम को शुरू करने की ख्वाहिश तो बड़ी थी, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि इत्तफाक से मैं मुल्तान में तैनात हूँ और मुल्तान के सिटी पुलिस ऑफिसर जनाब सादिक अली डोगर साहब को अल्लाह ताला ने समझे फ़रिश्ता बनाकर इन लोगों के लिए भेजा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इससे उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आपको हिम्मत दी, करेज दी तो आप आगे बढ़े। और उन्होंने जो है ये जो इमारत है ये 10 साल से जो नशे के आदी लोग हैं उनकी अमाजगाह थी और हमने इसको ऐसे मुख्तसर टाइम में इस जो नशे के आदी लोग हैं उनकी अमाजगाह को उनकी इलाजगाह में तब्दील कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे कि आज इसका फ़र्स्ट वीक है और इस फर्स्ट वीक में जो है पूरे मुल्तान से मुख्तलिफ़ थानों के लोगों ने जो है वो ड्रग एडिक्ट्स को रोड से उठाया है कि जो फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं। और ये एक शेर जो मैं आज से 20 साल पहले से भी बोलता हूँ कि मैं शब के दरीचे में खड़ा सोच रहा हूँ कि फुटपाथ पे सोए हुए किस माने जने हैं। और आज जो है वो एक ख्वाब था वो माशाल्लाह पाए तकमील को पहुँचा कि ये जो फुटपाथ पे जो पड़े हुए लोग हैं हम उनको नई ज़िंदगी देने के लिए ले आए। इस इदारे की जो इनफरादियत है, जो मुनफरिद बात है, जो काबिल तहसीन, काबिल सताइश है, वो यही है कि इदारों को अप्रोच करना पड़ता है लवाहिकीन को और जाके एडमिशन करवाना पड़ता है पेशेंट का, लेकिन आप लोग खुद फाइंड करके, ढूंढ करके यहाँ पे एडिक्शन जो पेशेंट हैं वो ला रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये बड़ी काबिल सताइश बात है। जी हाँ, ये देखें, ये वो लोग हैं जो अपने फैमिली के, अपने ख़ानदान के, पूरे माशरे के निगलेक्टेड एंड रिजेक्टेड लोग हैं। हमने इन रिजेक्टेड एंड निगलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करके हम उनको एक नई ज़िंदगी देने जा रहे हैं और आई एम वेरी हैप्पी और अल्लाह का ख़ास फजल व करम है कि उसने हमें इस काम के लिए मुंतखब किया है। और आप अभी देखेंगे पेशेंट्स को कि जिन जिन लोगों को हमने रोड से उठाया और फिर उनको यहाँ कटिंग शटिंग करवा के उनको खूबसूरत बनाया, फिर उनको नहलाया। पहले तराश खराश होती है। हाँ, पहले तराश खराश की, फिर उनको नहलाया, नहलाने के बाद उनको नए कपड़े और नए जूते पहनाए और फिर उनको डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट ने और जनरल डॉक्टर ने उसको कंप्लीट चेकअप किया। फिर उनका अल्ट्रासाउंड मशीन पे, बड़ी डॉपलर पे उनका स्कैन हुआ। स्कैन होने के बाद फिर उनका पूरी बॉडी के जो ब्लड टेस्ट हैं वो हुए
और फिर हमने उसको फाइंड आउट किया कि एडिक्शन के साथ साथ उसकी एडिक्शन ने उसके कौन कौन से डिसऑर्डर पैदा कर दिए, और मेडिकली और एडिक्ट के दोनों का पैरेलल हम उसका इलाज यहाँ पर कर रहे हैं। ये भी इंफरादियत है कि जो हमारा पेशेंट होता है इस किस्म का, वो गोल गोल घूम रहा होता है, मेडिकली ट्रीटमेंट और एडिक्टेड जो ट्रीटमेंट है कि वो करवाएं पहले, वो कहते हैं वो करवाएं पहले, कोई ऑन करने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये मुझे इसकी बात बड़ी अच्छी लगी इस इदारे की। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं उनका मेडिकली ट्रीटमेंट भी हो रहा है और एडिक्शन का भी ट्रीटमेंट हो रहा है। यानी यहाँ पे चलिए सर, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। अभी हम एक खड़े हैं फार्मेसी के सामने, तो यहाँ पे फार्मेसी भी है। जी जी, यहाँ पे बिल्कुल फार्मेसी भी है, और उनकी 24 आवर उनकी एडिक्शन और उनकी मेडिकल हवाले से जो ऑफ कॉस्ट बिल्कुल 100% ज़कात से इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। 101% ज़कात से ट्रीटमेंट, जीरो चार्जेस, बिल्कुल ज़ीरो चार्जेस हैं। क्योंकि जाहिर है जिसका वारिस ही कोई नहीं है उसको हमने वारिस, हम उसके बन गए हैं, तो जाहिर है हमने उसको उसका अखराजात उठाने, तो इस तरह हम उनके वारिस हैं। और ये जितना इनका इलाज मालजा है वो आपको पता है कि YCDO कोई NGO तो नहीं है। YCDO दोस्तों के ग्रुप है जो आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी तनख्वाहों से। कारोबारी लोग अपने जो है अपनी तिजारत की हुए पैसों से हर महीने कंट्रीब्यूशन डालते हैं, और इन तमाम लोगों का इलाज हम 100% ज़कात से कर रहे हैं। और कितनी बड़ी बात है, और इससे बड़ी ज़कात का मसरफ़ क्या हो सकता है कि एक ऐसा शख्स जो रोड पे पड़ा हो और जिससे थोड़े दिन बाद जिसकी डेड बॉडी मिल जानी हो, उसको उठा के आप नई ज़िंदगी दे रहे हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक जो है वो इंसान की जान बचाई, उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। अच्छा, ज़रा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब हम उस साइड पर चलते हैं जहाँ पे मरीज़ों को नहलाया धुलाया जाता है, उनकी तराश खराश की जाती है, उनको साफ़ सुथरा करने के बाद उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। ये पेशेंट जैसे रिसीव होता है वो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है, उसकी कटिंग वगैरह होती है, उसके बाद फिर उसको नहला के और उसको एक नया ड्रेस दे दिया जाता है और उसको नए जूते दे दिए जाते हैं। और जैसे वो यहाँ से रेडी होता है, और फिर ये आपके सामने देख रहे हैं इस साइड पे, ये डॉक्टर का रूम है। डॉक्टर उसको कंप्लीट चेकअप करता है। नहलाने धुलाने के बाद फिर कौन सा प्रोसीजर है? जी, यहाँ पर जो है साइकेट्रिस्ट उनका प्रॉपर कंप्लीट चेकअप करते हैं। यहाँ जनरल डॉक्टर जो है कंप्लीट, अभी क्योंकि जनरल डॉक्टर का ऑफ टाइम है तो जनरल डॉक्टर कंप्लीट चेकअप करते हैं। फिर ये सामने अल्ट्रासाउंड रूम है, और इसमें उसके बाद पेशेंट का प्रॉपर स्कैन होता है, और स्कैन होने के बाद यहाँ पर तकरीबन तमाम हेमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के कंप्लीट टेस्ट होते हैं। और अगर कोई ऐसे टेस्ट हैं जो मज़ीद हमें करवाने हो, जैसे PCR, तो YCDO की सेंट्रल लैब है, YCDO एग्जेक्टिव घंटाघर, वहाँ पर उनको भेज दिया जाता है उनका ब्लड सैंपल, और मज़ीद टेस्ट वहाँ से होकर आ जाते हैं। यानी टेस्ट के लिए कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ता, YCDO खुद ही? जी, तकरीबन 80-90% टेस्ट यहाँ पर हो जाते हैं। और अगर जो टेस्ट यहाँ ना हो पाए तो पेशेंट को हम नहीं भेजते, यहाँ से सैंपल चला जाता है और वो कंप्लीट टेस्ट होकर उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। अभी आपको मैं लिए चलता हूँ एमरजेंसी में कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, एडमिशन, डिटॉक्सिफिकेशन, रिहेबिलिटेशन में अगर पेशेंट की हालत तशवीशनाक हो जाती है तो फिर उसको एमरजेंसी में ले आते हैं। इस तरह निश्तर की एमरजेंसी होती है, फौरी तौर पे ट्रीटमेंट, किस किस्म की एमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाती है यहाँ पे? जी, ये फुली इक्विप्ड एमरजेंसी है ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन टाइम। अगर पेशेंट की हालत तशवीशनाक हो जाती है तो उसे इस एमरजेंसी में उसकी केयर के हवाले से शिफ्ट कर दिया जाता है, और फिर वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। तो इस हवाले से एमरजेंसी क्रिएट की गई है। इस सब के बाद पेशेंट को कहाँ लेकर जाया जाता है? इसके बाद उसको डिटॉक्सिफिकेशन एरिया में ले जाते हैं। अभी आपको वहाँ दिखाते हैं कि वो जो पेशेंट हम लाए हैं वो उनसे मुलाकात भी आपकी करवाते हैं और वो एरिया भी आपको दिखाते हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, जो एडिक्टिव पेशेंट्स हैं और जिन्हें कहीं ना कहीं से रोडों पे से, चौराहों पे से, पार्कों में से उठा कर लाया गया, उनमें से ही एक पेशेंट हमारे साथ मौजूद है। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ के माहौल के मुताबिक, क्या ये मुतमईन है ट्रीटमेंट से, क्या ये मुतमईन है? जी, क्या नाम है आपका? सखी मोहम्मद। सखी मोहम्मद। सखी मोहम्मद, कहाँ से आए हो आप? मैम, ये वैसे तो मेरा घर बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी के पास है, लेकिन मैं ना ये सैदा वाला बाईपास चौक से मुझे उठाया था। यहाँ किस तरह पहुँचे आप? वही मतलब पंजाब पुलिस के जवान मतलब लेके आए थे इलाज के लिए। मतलब उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कोई नशा वगैरह करते हो? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा इलाज करवाना है आपने? मैंने कहा जी, अगर हो सकता है तो लेके आए फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं तो मुतमईन हूँ। मेरे साथ फिर मेरा एक भांजा था, मैंने साहब को बताया, भांजे मेरे को भी लेके आए हैं।
और यानी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ नहीं, का किसी की माहौल, यहाँ का जो इलाज आपके साथ हो रहा है और यहाँ पे जो स्टाफ का रवैया आपके साथ, उसके बारे में क्या कहें? बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से अगर किसी जगह पे फ्री इलाज होता है तो इस तरह का मतलब बिहेवियर नहीं होता अमले का, जो यहाँ पे हमें मिल रहा है। इस तरह के और भी बहुत से इदारे होने चाहिए। होने तो चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से होंगे तो वो बाद में पैसे लेंगे, ऐसा कोई भी नहीं यहाँ पे होगा। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा जी, किसी भी मद किसी में, कोई लैब के हवाले से, कोई मेडिसिन के हवाले से, किसी भी चीज़ का। ट्रीटमेंट के और हवाले बल्कि मतलब मैम, अगर हमें कोई चीज़ मतलब जहन पे आती है कि भाई हमने ये खाना है, हम बताते हैं, दूसरे टाइम हमें खाने पीने का भी ख्याल रखा जाता जी, है। और अच्छे से अच्छी ग़िज़ा मिल रही है हमें। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब, अयूब साहब, आप किधर से आए हैं? कोटादू से कोटद्दू से आए हैं या उठा के लाए गए हैं? उठा के ले गए। तो जब उठा के लेकर आ रहे थे तब तो आपको काफी गुस्सा आ रहा होगा। नहीं, यानी आप लोगों को भी एक चाहत होती है, एक आरज़ू होती है कि हम नशे पे तो लग गए, अब हमारा इलाज हुआ जाए, उस कंडीशन से आप लोग निकलना चाहते हैं उस पोल से। हाँ जी, हम यहाँ से नशा छोड़वाएंगे और काम पे लगेंगे जाके। लेकिन कोई सहारा देने वाला नहीं था। कोई भी नहीं था। लेकिन अब आपको सहारा देने वाला YCDO, पुलिस, पंजाब जो है वो आपको मिल गए हैं, आपको उठा उठा के ला रहे हो, इलाज करवा रहे हैं, मुतमईन है आप उनके यहाँ। हाँ जी, स्टाफ यहाँ का कैसा है? VIP है। प्यार करने वाला है? हाँ जी, और SHO हमारा भी बहुत अच्छा है। अब ये SHO नहीं रह गए, उन DSP बन गए। GSP है वो भी बहुत अच्छा हमारे साथ करता है। हाँ जी, चलिए जी, दुआओं में याद रखा करें, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। हाँ जी। अच्छा, ज़हीर बाबर साहब, ये बताइएगा अंदर कितने पेशेंट हैं जो आप लोग ढूंढ ढूंढ कर लेकर आए हैं? अभी जो 20 पेशेंट आज तक अभी हमारे पास ज़ेर इलाज हैं, और कितने यहाँ दिन हम यहाँ पहला वीक है, फर्स्ट वीक है। पहले वीक में 20 हाँ, पेशेंट हो गए हैं। फर्स्ट वीक में 20 पेशेंट हैं, और ये हमने जो है इसी नेक्स्ट वीक में 50 पेशेंट यहाँ पे हम पूरे कर लेंगे। और गुंजाइश कितनी की है इस? यहाँ पे 50+ पेशेंट मैनेज हो सकते हैं बेहतर तरीके से इंशाल्लाह। अच्छा, इस स्टेज के बाद एक और स्टेज भी है, जब यहाँ से निकलता है पेशेंट तो अगले रूम में चला जाता है, तो यहाँ पे किस किस्म की ट्रीटमेंट हो रही है और अगले रूम में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है पेशेंट का? उसमें ऐसा है कि जो पेशेंट अपने डिटॉक्सिफिकेशन फेज से निकल जाता है, जो उसको नशे की तलब है, और वो जो अमूमन जिसको आम ज़बानें बोलते हैं कि नशे की तरोड़ पड़ना, वो तरोड़ पड़ना उसको बंद हो जाती है और फील कंफर्टेबल कंपैरेटिव, उसको फिर उसकी थोड़ा सा मज़ीद तालीम व तरबियत और उसकी जहन साजी, उसकी काउंसलिंग, उसकी एजुकेशन, और उसको जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए रेडी करने के लिए उसको सेकंड रूम में शिफ्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर यानी वो उस फेज से निकल आता है उस हाँ टाइम तक। हाँ वो फेस से निकल आता है। उसके बाद फिर तरतीब वाइज हम उसको दूसरे रूम्स में ले जाते हैं, जहाँ वो कंपैरेटिव मज़ीद ऑनरेबल फील करता है कि मुझे बेहतर मज़ीद सहूलतें दी जा रही हैं। सर, कोई चाय के तरोड़ियों की भी ट्रीटमेंट हो रही है यहाँ पे? चाय तो चाय है, चाय में तो चाहत है, उसमें नशा तो नहीं है। यानी वो पी सकते हैं बिंदास होके। सब ये बताइएगा कि जब पहले फेज में से निकल के दूसरे रूम में जाने के बाद फिर उनको वार्ड में मतलब शिफ्ट कर दिया जाता है, उसकी क्या कंडीशन है? हाँ, वार्ड में जिस वक्त पेशेंट फुली कॉन्शियस हो जाता है और कुछ सीखने समझने के लिए फुली विलिंग हो जाता है, तो उसे फिर वार्ड में ले आते हैं, और वार्ड के बाद मज़ीद उसको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में डालते हैं। तो यानी बेसिकली ये आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल से बाहर निकलने का फ़ेज़ है। तो वार्ड के बाद फिर हम उसको YCDO को दीकर जो इदारे हैं, जो ऐसे लावारिस लोग हैं, उनको हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि उनको इलाज करने के बाद छोड़ दिया जाए। वो YCDO में 1 साल तक हम उसको इंगेज रखेंगे, चाहे वो YCDO किचन में काम करें, चाहे वो YCDO हॉस्पिटल्स में काम करें, चाहे वो YCDO की वेल्डिंग शॉप में काम करें, चेक एंड बैलेंस में हाँ, रहेगा। चाहे वो YCDO के इलेक्ट्रिशियन शॉप में काम करें, चाहे हम उसको टेक्निकल एजुकेशन दें, उसको जब तक कि वो मुफीद शहरी ना बन जाए, हम उसको इंशाल्लाह छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी ट्रीटमेंट के बाद उनको स्किल्स भी देना YCDO ने अपनी जिम्मेदारियों में शामिल कर लिया है। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हाँ जी, पुलिस और YCDO के इश्तराक से जिस इदारे की बुनियाद पड़ी, वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर आपको इस सेटअप का विज़िट करवाया और इसकी इनफरादियत और अहमियत के बारे में बताया कि किस तरह से ये दूसरे इदारों से मुनफरिद है और किस तरीके से मुख्तलिफ तर्ज पर काम कर रहा है। अच्छा बाबर साहब, ये भी बताइएगा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे कोई जिम वगैरह भी है? हाँ जी जी बिल्कुल, यहाँ पे जिम भी है, और यहाँ पे मस्जिद भी है, और यहाँ पे इनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी हमने जगह भी इनकी मखसूस की हुई है। तो क्योंकि ये फर्स्ट वीक है,
और जैसे जैसे ये डिटॉक्सिफिकेशन टाइम से निकलेंगे, रिहेबिलिटेशन में आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम आपको विज़िट कराएंगे कि ये कैसे जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। वैसे तो आपने शुरू में बता दिया था, लेकिन थोड़ी सी रोशनी और डालिएगा कि बहुत सी फाउंडेशन, नशे के आदी लोगों के लिए बहुत सी फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर, बहुत से लोग, बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। इस इदारे की ज़रूरत क्यों पेश आई? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वाहिद इदारा है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, खिदमत इंसानियत के लिए एक मोटिवेशन के साथ कि ऐसे लोगों को चॉइस कर रहा है कि जिनका वारिस कोई नहीं है, जो रिजेक्टेड एंड निगलेक्टेड लोग हैं, और उनको उठा के और फिर यहाँ पे उनके दोनों ट्रीटमेंट्स पैरेलल हम कर रहे हैं। उनके मेडिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, जो उसके एडिक्शन की वजह से पैदा हो चुके हैं, वो भी साथ ट्रीटमेंट हो रहा है और एडिक्शन का भी हो रहा है। और एडिक्शन का जो डिटॉक्सिफिकेशन टाइम है, जिसमें पेशेंट का ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एग्रेशन आता है और वो गुस्से में आता है, बाज़ औक़ात वो दीवार में टकरे मारता है, बाज़ औक़ात दरवाजे तोड़ता है। सर, बाकी चीज़ देखी गई है, बाकी इदारों में बड़ा मतलब पुरअमन माहौल नहीं होता। जैसे हमने यहाँ देखा, वो लूडो खेल रहे हैं, वो कैरम खेल रहे हैं, बड़ा पुरअमन माहौल है, कोई इरिटेशन नहीं है। तो ये क्या वजह? जी, उसकी वजह यह है कि इनकी प्रॉपर काउंसलिंग की गई है, और काउंसलिंग में उनको बताया गया है कि जब वो कोई हेडेक फ़ील करें, जब वो जिस्म में दर्द फ़ील करें, जब वो घबराहट फ़ील करें, तो फ़ौरन डॉक्टर को बताएं और उनकी उस परेशानी का फ़ौरन इलाज होता है। और जब आप उसका इलाज कर देंगे तो किस लिए दीवार में टकरे मारेगा? टकरे तो तब मारेगा जब उसको पेन होगा और उसका इलाज नहीं किया जाएगा। तो ये सारे पीसफुल इसी वजह से नज़र आ रहे हैं कि जिसको जो भी प्रॉब्लम है उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है साथ साथ, और उनकी हम हर तकलीफ़ को भी दूर कर रहे हैं और उसकी उनकी ख्वाहिशें भी छोटी छोटी पूरी कर रहे हैं। अच्छा रन साहब, एक चीज़ और भी बताइएगा। हमने यहाँ देखा माशाल्लाह से काफ़ी सहूलियात दी हुई हैं, यहाँ स्टाफ भी है जो काम कर रहा है, और आपके पुलिस के एहलकार ही हैं जो सिक्योरिटी की उस मद में तैनात हैं। तो मतलब फंडिंग के हवाले से, अखराजात के हवाले से वाइट CDO ही सब कुछ कर रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन है? जी, अभी तक किसी किस्म की सरकारी या नीम सरकारी कोई मामनत हासिल नहीं है। ये एक बोसीदा बिल्डिंग थी, इसको YCDO ने अपने दोस्त अहबाब की मामनत से इसको बनाया है, और नेक्स्ट जो है जितने पेशेंट हैं उनका एक माह का फ़ी पेशेंट तकरीबन 50,000 रुपये माहाना अखराजात हैं। उस 50,000 रुपये में उनकी यहाँ पर रिहाइश, उनका 24 घंटे खाना पीना, उनकी मेडिकेशन, उनकी नर्सिंग केयर, और उनका जो डॉक्टर के हवाले से तमाम केयर, एवरीथिंग इंक्लूडेड। उनके फ्रूट का भी ख्याल रखा जाता है, उनकी चाय का भी ख्याल रखा जाता है, उनका दूध का भी ख्याल रखा जाता है। इस तमाम का तमाम जो अखराजात हैं ये ज़कात से अदा हो रहे हैं, और कोई भी शख्स जो है इस कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है। जो भी शख्स जो है एक मरे हुए शख्स को ज़िंदगी देना चाहे तो अपनी ज़कात से दे सकता है। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा, जो एडिक्शन पेशेंट्स हैं उनका जो प्रोसीजर है ट्रीटमेंट का, कम से कम कितने दिनों पर मुहित है? जी, कम से कम ये 45 डेज़ हैं, और फिर ये 90 डेज़ तक जा सकते हैं। 45 से 90 दिन के दरमियान हम इनका तकरीबन इब्तदाई तौर पे इलाज मालजा मुकम्मल करके और फिर इनको इंगेज कर लेते हैं किसी न किसी एक्टिविटी में। अच्छा सर, एंड पे मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी। ये जो नशे के आदी लोग हैं, जो नशे के आदी मुजरिम लोग हैं, इनके हवाले से माशरे को किस तरह से ज़िम्मेदारी परफॉर्म करनी चाहिए, किस तरह की ज़िम्मेदारियाँ माशरे पर, आपके पेरेंट्स पर, आपके गिरदोनवा के लोगों पर हैं, और इदारों पर क्या ज़िम्मेदारियाँ उनको किस तरीके से ऑन करना चाहिए, उस हवाले से एक मैसेज दीजिएगा। जी हाँ, वो एक पुराना शेर है और शायद आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। बस यही जो है मेरा पैगाम है कि हमने उन लोगों को जो ऐसे माँ ने पैदा किए, जैसे हम पैदा हुए, ऐसे अपनी माँ बाप की गोद में खेले, और ऐसे ही जैसे हम परवान चढ़े ऐसे चढ़े, लेकिन आज जब हम उसको देखते हैं कि वो फुटपाथ पे पड़ा है तो हम उसको देख के और ये कह देते हैं कि नशा ही है, हम उसको इंसानों भी शुमार नहीं करते। तो हमें इस बात का एहसास और इदराक होना चाहिए कि वो एक इंसान है और हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए उस इंसान को नई ज़िंदगी देनी है।
हाँ जी, बिल्कुल। राना ज़हीर बाबर वाई स्टूडियो के जो फाउंडर हैं और 11 से ज़्यादा आई थिंक 14 ब्रांचेस मुल्तान में काम कर रही हैं और बड़े ज़ौक़ और शौक़ से, बड़े जज्बे के साथ, बड़े वलवले के साथ लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ हैं। इनसे हमने बात की, इस इंस्टीट्यूट के बारे में जाना, यहाँ पर जो सहूलियात हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है और क्या-क्या सहूलियात दी जा रही हैं, उस बारे में बात की। इसके साथ ही सीपीओ मुल्तान सादिक डोगर साहब से भी बात करते हैं, जिनके इश्तराक से, जिनके आइडिया पे, जिन्होंने हिम्मत दी इनको इस इदारे की बुनियाद रखने पे, इस हवाले से उनके भी हम ख़यालात जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से अभी हमने YCDO और पंजाब पुलिस के इश्तराक से जो सेटअप बना, रिहेबिलिटेशन सेंटर बना, उसका विज़िट किया और मैंने आपको बताया कि हम उसके बाद CPO मुल्तान सादिक डोगर साहब का ये बेहतरीन इक़दाम है, काबिल तहसीन, काबिल सताइश इक़दाम है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस विज़िट के बाद इस हॉस्पिटल में कितनी फैसिलिटेशंस हैं, किस तरह से सेटअप चल रहा है। उसके बाद हम आपको CPO मुल्तान सादिक डोगर साहब से भी मिलवाएंगे, जिन्होंने ये स्टेप लिया। अब उनसे पूछते हैं कि उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कैसे हुई। सर, क्या कहेंगे कि पुलिस का जो काम है वो मंशियात फरोशों को पकड़ना है, लेकिन आपका जो इक़दाम है, वाकई में बार बार मैं स्पीचलेस हूँ इस के लिए, इसकी तारीफ़ के लिए कि आपने मंशियात फरोशों को तो पकड़ने का काम जारी रखा ही हुआ है, उनको पकड़ ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नशे के आदी हैं, नशे के आदी मुजरिम हैं, उसके लिए भी आपने ये स्टेप लिया कि आपने ये रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया। आपने क्या सोचा, ये तवज्जो इस तरफ मबजूल कैसे हुई कि इनके लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि बाकी इदारे, फाउंडेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, तो आपने जो ये सेटअप बनाया, इसकी क्या वजूहात रही? बेसिकली 2-3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेली जब हम कॉल को देखते हैं कि 2 या 3 ऐसे एडिक्ट्स होते हैं जिनकी डेथ होती है बड़े शहरों में, मुल्तान है, लाहौर है, फैसलाबाद, डेली की बुनियाद पे हमें वहाँ पे इनकी डेड बॉडीज रिट्रीव करनी होती है। दूसरा, जो शहरी हैं अमूमन हमें व्हाट्सएप भेजते हैं कि फ़लाँ पार्क में बैठे नशा कर रहे हैं, जहाँ किसी कैथोलिक चर्च के बाहर बैठे हैं, जो ऐसी दूसरी चीज़ें रेलवे लाइंस के साथ, वो जो एक इम्पैक्ट है सोसाइटी के टीन एजर्स पे बड़ा नेगेटिव जाता है। लोग नशे की तरफ मबजूल होना शुरू हो जाते हैं देखा देखी। इसी तरह तीसरी अहम बात यह है कि इनके इलाज के लिए कोई डेडिकेटेड सेंटर्स नहीं हैं, क्योंकि ये ऐसे रूडी बिहेवियर होता है, इनको कन्फाइन करना ट्रीटमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सरकारी अस्पतालों में भी उस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं होते हैं कि इनको रखा जा सके। जो प्राइवेट इलाज है वो बहुत महंगा है, एक पेशेंट का 1.5 से 2 लाख रुपया पर मंथ लेते हैं, जो कि गरीब वालिदैन अफोर्ड नहीं करते। उसके बाद इन लोगों ने सारी चीज़ें जो होती हैं घर की वो बेच देनी होती है, घर वाले भी इनको एक तरह से आग कर चुके होते हैं। और सबसे अहम बात ये कि जो माइनर क्राइम होता है, किसी की मोटर खुल गई है, रात को किसी की दुकान में ट्रेसपास हो गया, वो सारे का सारा जुर्म जो नशे ही करते हैं। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला किया कि एक NGO के साथ मिलके एक बहुत ही क्वालिटी का हॉस्पिटल डेवलप किया जाए। तो ये जो हॉस्पिटल है, इसमें जब हम मरीज़ों को लेके जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं तो वो कहते हैं कि जी अगर इसको एड्स है तो हम नहीं रखेंगे, अगर HIV है तो नहीं रखेंगे। एड्स और HIV का अलहदा से इलाज का इंतज़ाम है, लेकिन जब उनको नशइयों को उधर भेजा जाता है, एडिक्ट्स को, वहाँ से वो मफरूर हो जाते हैं, इलाज नहीं होता। अब हमने एक ही रूफ के नीचे ये सारी फैसिलिटीज़ कर दी हैं कि सर, आपके सेटअप में मरीज़ का क्राइटेरिया कोई नहीं है, जो भी एडिक्शन मरीज़ है और वो किस नहज का भी है, किस पोजीशन या किस मतलब सूरत हाल से भी दो चार है, उसका इलाज होगा। इंशाल्लाह उसका इलाज होगा। सबसे पहले हम उसको स्टेबलाइज करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करेंगे। जब डिटॉक्स हो जाएगा तो फिर उसको माशरे का हिस्सा बनाने के लिए स्किल्स देंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, दर्जी का कोर्स है, ड्राइविंग का एक कोर्स है, वो हम करवाएंगे ताकि जो बंदा बाहर से आए उसको एक रोज़गार हम अरेंज करके दें, दोबारा से रिलैप्स ड्रग्स की तरफ ना हो। ये एक पूरा पैकेज है, उसको साथ लेके चले हैं। मैं सोसाइटी के ममनून हूँ कि उसने मुझे सपोर्ट किया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने हमें जगह दी है इसको रेनोवेट करने के लिए। इसी तरह जो NGO है वो बहुत ही फोर्थ कमिंग है, उन्होंने बहुत हमारे साथ तावन किया है। मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ। सर, एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी, ये जो फुटपाथ पर, ग्राउंड्स में, पार्कों में, सड़कों में, चौराहों में ये जो अफीमी और मतलब नशे के आदी लोग हमें पड़े नज़र आ रहे होते हैं, इनमें से मोस्टली ऐसे होते हैं जिनके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा
किसी ज़ख्म में मुब्तला होकर नासूर बन जाता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि कोई इदारा, कोई हॉस्पिटल, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फाउंडेशन ऑन नहीं करती, कि वो कहते हैं ज़ख्म का इलाज करवाएं, ज़ख्म का इलाज वाले डॉक्टर कहते हैं इसके नशे का इलाज करवाएं, तो वो गोल गोल जो पेशेंट है वो घूमता रहता है। तो क्या ऐसे जो मरीज़ हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटेशंस आपके इस इदारे में मौजूद है? जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, 15 या 20 दिनों में तमाम बीमारियां इनकी काबिल इलाज हैं। डिटॉक्स है कि इनको जो डिमांड जिस्म करता है वो ख़त्म हो जाती है। अगर ज़ख़म है वो भी 8 से 10 दिन का इलाज है। इसी तरह दूसरी बीमारियां वो भी इतनी क्रॉनिक नहीं होती हैं। 1% केसेस ऐसे हैं जिसमें HIV या दूसरे संगीन किस्म की बीमारियां होती हैं, वो भी काबिल इलाज हैं। अगर इनकी केयर की जाए तो इंशाल्लाह इनको मुआशरे का एक अच्छा शहरी बनाया जा सकता है। इन चीज़ों की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, हर हाल में जो एडिक्शन पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट होगा। ऐसा ही है, हम किसी को इनकार नहीं करेंगे, इलाज होगा उसका। फैसिलिटेशंस में अगर बात की जाए इसकी फैसिलिटेशंस के हवाले से, इसमें कितने बेड्स हैं, कितने मरीजों की गुंजाइश है? हम 100 के करीब जो हैं यहाँ पे इसकी गुंजाइश पैदा करेंगे, साथ नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसी तरह एक ड्रग रिहैब सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उसके साथ हम मिलके 52 से 75 के दरमियान लोग उधर जाएंगे। इतनी ही तादाद है शहर में जो बाहर पार्कों में पड़े होते लोग हैं। फिर एक बैच चला जाएगा, दूसरा बैच आएगा तो आपको पार्क्स और दूसरी जो पब्लिक प्लेसेस हैं नशेइयों से साफ होती हुई नजर आएंगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। नशे के आदि मुजरिम के लिए और ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और फाउंडेशंस काम कर रही हैं, वेलफेयर वगैरह, तो आप क्या समझते हैं उन इदारों में और इस इदारे में क्या फ़र्क है, किस तरीके से ये काम कर रहा है? बेसिकली ये 100% फ्री ऑफ कास्ट है। बाकी जो अदारे हैं उसमें कास्ट ज़रूर इन्वॉल्व हैं। जो NGOs हैं, कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट सेटअप यहाँ पे मुल्तान में नहीं है जहाँ पे हम उनको एडमिट कर सकें। ये अपनी नौयत का पहला और वाहिद अदारा है। सर एंड पे मैं चाहूँगी कि कोई जो एडिक्शंस पेशेंट्स होते हैं उनके वालिदैन के लिए, लवाहिकीन के लिए कोई मैसेज जो उनके लिए आप देना चाहें? जब कोई बच्चा एडिक्शन का शिकार हो जाता है उसको वापस ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इनको जो फैमिलीज़ अबेंडन कर देती हैं वो अल्टीमेटली नशे में इस तरह से आगे चले जाते हैं कि वापसी मुमकिन नहीं है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है, अगर उनका बच्चा नशे का आदी है उसको छुपाएं नहीं, हमारे साथ रब्ता करें, हम बेहतरीन तरीके से इलाज करेंगे। और फैमिली सपोर्ट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जब कोऑर्डिनेशन होगी तो इसका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जी बिल्कुल, रिहैब सेंटर में मौजूद है जिसकी बुनियाद पंजाब पुलिस और YCDO के इश्तराक से पड़ी। हमने CPO सादिक अली डोगर से भी बात की, उनके भी ख्यालात सुने, हमने राना ज़हीर बाबर से भी बात की, उनके भी ख्यालात सुने। इस जो इंस्टीट्यूट है हमने यहाँ का विज़िट किया, किस तरह से एडिक्शन लोगों का यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्या क्या किस तरीके से इलाज हो रहा है। और ये अपनी नौयत का अपना मिसाल आप है ये इंस्टीट्यूट, किस तरह से वो इस तरह से कि जो एडिक्शन लोग हैं उनके लवाहिकीन इदारों को अप्रोच करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है, यहाँ पर ये इदारा खुद ऐसे लोगों को अप्रोच करता है, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर लेकर आता है, उनका ट्रीटमेंट करता है। और एक हवाले से और भी जो इनका इक़दाम है, जो इनका ट्रीटमेंट है वो काबिल सताइश है, काबिल तहसीन है। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, मैं इस हवाले से मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो एडिक्शन यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं वो और इदारों में पुरअमन माहौल में नहीं होते, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा बड़ा पुरअमन माहौल है। और एक और चीज़ जो मैंने नोट की इस इदारे में, जो इनफरादियत है वो ये है कि ऐसे जो लोग हैं जो बाकी इदारे हैं वो गोल गोल घूमते रहते हैं कि मेडिकली इलाज नहीं हो रहा, वो कहते हैं पहले मेडिकली इलाज करवाओ, और मेडिकली डॉक्टर कहते हैं पहले ट्रीटमेंट करवाओ एडिक्शन का। तो वो बेचारा जो पेशेंट है वो गोल गोल घूमता रहता है। यहाँ पर दोनों सहूलियात साथ दे दी गई हैं कि अगर उसको मेडिकली भी कोई मसला है तो उसका इलाज किया जाए और उसके बाद उसकी काउंसलिंग की जाए और उसको इस फेज़ से निकाला जाए। इस फेज़ से निकालने के लिए भी आपके सामने है कि किस किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान दरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।